नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है कश के श्री भाई क्लासेस में। और आज चैप्टर 1 ट्वेल्थ क्लास की जो चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का, उसका फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों डिफर करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला जो है इनमें अंतर पहले हम देखेंगे, प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले देखेंगे, बाद में हम देखेंगे प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उससे प्राप्त प्रोजेनी के बारे में बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, अंतर देखते हैं। पहला डिफरेंस है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूज़न ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट। मतलब क्या है कि इसमें उनके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है और मेल गैमीट का फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होता है। इसमें फ्यूज़न नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। Organisms undergoing this kind of reproduction produce offspring that are morphologically and genetically identical to them। मतलब क्या है कि ये मार्फोलॉजिकली मतलब शरीर से और जेनेटिकली अर्थात इनके जेनेटिकली मतलब डीएनए या जीन के द्वारा एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, अर्थात ऑफ स्प्रिंग जैसे होंगे। जैसा उनमें जेनेटिक मटेरियल होगा, वैसा ही उसमें इसके पेरेंट में जेनेटिक मटेरियल होगा। जैसी मार्फोलॉजी ऑफ स्प्रिंग की होगी वैसी ही पेरेंट्स की होगी, अर्थात दोनों की सेम होती है और दोनों के जेनेटिक मटेरियल भी सेम ही होते हैं, एक जैसा जीन होते हैं। इस एक जैसे जीन होने के कारण ये जेनेटिकली आइडेंटिकल कहलाते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें कैसा होता है कि ऑर्गन अंडरगोइंग दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू देम। अर्थात इसमें क्या है कि इसमें आइडेंटिकल नहीं होते हैं, एक दूसरे के पेरेंट्स अलग होंगे और ऑफस्प्रिंग अलग होंगे। उनके मार्फोलॉजिकली दोनों एक दूसरे से चेंज होंगे और जेनेटिक भी थोड़े से चेंज होंगे, जेनेटिकली थोड़े चेंज होंगे। इसी कारण की क्या मार्फोलॉजी चेंज हो जाती है। Offspring thus produced do not show variations and are called clones। अर्थात इसमें क्या वेरिएशंस नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इसमें वेरिएशंस नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें क्लोन्स भी कहते हैं, इनको हम क्लोन्स भी कहते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग दस प्रोड्यूस शो वेरिएशंस इसमें शो करते हैं। इस कारण ये क्या है, एक दूसरे से अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट आता है प्रोजेनी प्रोड्यूस आर मोर सब्सेप्टिबल टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड आर देयरफॉर लेस हार्डी। अर्थात क्या है, सब्सेप्टिबल किसका मतलब क्या होता है, संवेदनशील। तो प्रोजेनी जो होते हैं वो बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं एनवायरनमेंट के, इस कारण ये बहुत कम हार्डी होते हैं, बहुत कम सहनशील कम होते हैं। तो संवेदनशील बहुत अधिक होने के कारण क्या है कि जैसे कि एनवायरनमेंट जैसा तो आपने देखा होगा कि फसलों में क्रॉप में और जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें फल जो आते हैं एक निश्चित मौसम में ही आते हैं। जैसे ही मौसम चेंज हो जाता है उसमें फल आने बंद हो जाते हैं। या क्रॉप का जो फॉर्मेशन है, तो क्रॉप की जो उगने का टाइम होता है वो एक निश्चित टाइम होता है कि गर्मियों वाली अलग होती हैं, बरसात वाली अलग होती हैं, ठंडों वाली अलग होती हैं फसलें। इस प्रकार क्या है, एनवायरनमेंट में अगर चेंज हो रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो ये पेड़ पौधे जो होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो प्रोजेनी होती हैं वो उनमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा उससे ज़्यादा
प्रभावित होती हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस प्रोजेनी में ऐसा नहीं होता है। प्रोजेनी प्रोड्यूस में भी लेस ससेप्टेबल बहुत ही कम संवेदनशील होते हैं। चाहे मौसम कितना भी बदलता रहे उससे उसे कोई मतलब नहीं, चेंज नहीं होता। उन्हें जो भी अपने जो उनमें जो इन्वायरमेंट के जो वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं वो चाहे कितने भी होते रहें, अपने उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस प्रोजेनी में कोई ज़्यादा संवेदनशील इसके प्रति नहीं होते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये एनिमल्स जो होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या होता है इनमें वो क्या होता है कि ये किसी भी मौसम में अपने सेक्स अगर रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, अपने प्रोजोनी को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इसका और जो प्रोजोनी होती है वो किसी भी मौसम में अपने आप को ढालने के अपने आप को परिवर्तित करने में या जो डालने के लिए संवेदनशील के लिए होती हैं। इसलिए जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है या एनवायरनमेंट में जो वेरिएशंस हैं उनके प्रति ये बहुत कम संवेदनशील होते हैं। तो ये हो जाता है 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्टिंग्विश असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले बात करेंगे, बाद में बात करेंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो पहला है इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। दूसरा देखेंगे, इट रिक्वायर्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इनमें एक दूसरे से दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को रिक्वायर करते हैं, अर्थात एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। दो अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल्स होने चाहिए, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक ही इंडिविजुअल से काम चल जाता है। These the individuals produced are not identical to their parents, अर्थात अपने पेरेंट्स की तरह ये आइडेंटिकल एकदम उसके समान पेरेंट्स के समान नहीं होते हैं। शो वेरिएशंस, उनसे भिन्नता शो करते हैं। फ्रॉम ईच अदर एंड आल्सो देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से भी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं और आपस में प्रोजोनी जो होते हैं आपस में एक दूसरे से भी भिन्नता वेरिएशन से शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स एंड आर हेंस कॉल्ड क्लोन्स। मतलब ये जो है एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, समान होते हैं, पेरेंट्स के भी समान होते हैं, अतः ये क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं वो सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन द प्लांट्स। प्लांट में सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो केवल सेक्सुअल ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही इधर देखते हैं, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर कॉमन इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सच एज एल्गी एंड फंजाई। तो एल्गी और फंजाई जैसे जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें केवल ये क्या होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें कि इट इज़ स्लो प्रोसेस। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, धीमे धीमे होती है, स्लो प्रोसेस होती है। इसमें जो धीरे धीरे ही ओवा का निर्माण हो पाता है, धीरे धीरे स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण होने में काफ़ी टाइम लगता है, ओवा का निर्माण होने में काफ़ी टाइम लगता है। स्लो प्रोसेस होती है ये, और धीरे धीरे ब्लास्टोमोरुला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर कई सारे क्लीवेज होते हैं, कई स्टेजेस आती हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत फास्ट होती हैं। इनमें इतनी सारी स्टेजेस भी नहीं आती हैं, मॉडुला ब्लास्टुला ऐसी कोई स्टेजेस भी नहीं आती हैं, तो इसलिए ये बहुत फास्ट होता है। तो ये क्या कहता है, फर्स्ट प्रोसेस कहलाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशंस इन एवरी सक्सेस जनरेशन।
जो भी सक्सेस जनरेशन होती है, नेक्स्ट जनरेशन होती है, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन होती है, उस थोड़ा वेरिएशन होता है। ये सब एक्युमुलेट करके, मतलब सब इकट्ठा करके बहुत लंबे टाइम बाद कैसा क्या होता है कि सेक्सुअली प्रोड्यूस कंट्रीब्यूट्स टू एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये थोड़ा जो चेंजेज आते हैं, धीरे धीरे ये चेंजेज होते हैं, बहुत लंबे समय पश्चात एक नया एवोल्यूशन हो जाता है। इन वेरिएशंस के कारण होता है, नया एवोल्यूशन हो जाता है। एज देयर इज नो वेरिएशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, पेरेंट और प्रोजेनी जो होते हैं इनके बीच में कोई वेरिएशन तो होता नहीं है, एक ही होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए क्या होता है, सेक्सुअल प्रोडक्ट डज नॉट कंट्रीब्यूट द एवोल्यूशन, इसलिए इनमें कोई एवोल्यूशन वाला जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो इनमें एवोल्यूशन जैसी कोई प्रोसेस नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो वेजिटेटिव होता है प्रोपेगेशन जो है, इज अ प्रोसेस इन विच द न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड स्पोर्स। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि ना तो सीड बनता है ना ही स्पोर बनता है, और बिना सीड बने, बिना स्पोर्स बने ही प्रोडक्शन, प्लांट का प्रोडक्शन हो जाता है। इट इन्वॉल्व द प्रोपेगेशन ऑफ द प्लांट थ्रू द सर्टेन वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज द राइजोम, शकर, ट्यूबर, बल्ब। तो ये जो होता है कैसे हो जाता है कि किसी ट्यूबर से, बल्ब से, किसी पौधे के बल्ब वाले भाग से, ट्यूबर वाले भाग से, राइजोम वाले भाग से, शकर वाले भाग से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसमें कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं इसको हम। इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूज़न ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स, इसमें मेल और फीमेल गैमीट का कोई फ्यूज़न नहीं होता है, ठीक है, तो नहीं होता है। एंड रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट्स, केवल एक ही पेरेंट से ही ऐसा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाता है। हैंस द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7 देखेंगे। क्वेश्चन 7 में क्या क्वेश्चन 7 में क्या है ये देखिए कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, गिव 2 सुटेबल एग्जाम्पल्स, 2 सुटेबल एग्जाम्पल देने हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। देखिए इसमें क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ मेड मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच में न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, राइजोम है, ट्यूबर है, इनसे नए एनिमल्स का, न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन हो जाता है। इसलिए ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। It does not involve the production of seed and spore for propagation of the new plant। तो नए प्लांट्स के प्रोपेगेशन के लिए, बनाने के लिए स्पोर और सीड का निर्माण नहीं होता है इसके अंदर। वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज द रनर, राइजोम, तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं, रनर्स कहलाते हैं, राइजोम में सकर्स होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, एक्सेट्रा जो होती है, इनसे नए प्लांट्स का निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है ऑफ द वेजिटेटिव प्रिंसिपल, जैसे कि एग्जाम्पल है आई ऑफ द पोटैटो। तो पोटैटो का जो आई होता है ये क्या है, एक वेजिटेटिव एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक एग्जाम्पल है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है। The surface of the potato has several buds like the eyes. Each of these buds, when buried in solid soils, develops into a new plant which is identical to parent plants, जो कि parent plant के
आइडेंटिकल होता है। तो इन जो आइज़ होती हैं पोटैटो की, जो पोटैटो की आइज़ होती हैं, इनसे ट्यूब इन्हें इन इन इनसे क्या होता है, इन्हीं से ही जब इन्हें सॉइल में गाड़ दिया जाता है तो इन्हीं से नया प्लांट का निर्माण हो जाता है। जैसे कि इसमें जर्मिनेटिव आई बर्ड दिखाई गई है। जर्मिनेटिव आई बर्ड में जर्मिनेशन हो रहा है। इसमें देखिए यहाँ जर्मिनेशन हो रहा है, यहाँ जर्मिनेशन हो रहा है, यहाँ पर जर्मिनेशन हो रहा है आइज़ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्लम का, लीफ बड्स ऑफ ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम जो होता है, ब्रायोफिल्लम की जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, उन्हें बहुत सारे एडवेंटिटिस बर्ड्स पाई जाती हैं मार्जिन पर, मार्जिन पे किनारे पर। देखो इधर 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 इधर, तो एडवेंटिटिस रूट्स पाई जाती हैं, ये बर्ड्स पाई जाती हैं मार्जिन पर। इन एडवेंटिटिस मार्जिन से ही नए प्लांट्स का निर्माण हो जाता है। और एक बार जब नए प्लांट्स का निर्माण हो जाता है तो ये इससे डिटैच हो जाता है, और डिटैच होकर जब भूमि पर गिरता है, अर्थ पर गिरता है, तो सॉइल में गिरने के बाद ये नए पौधे को जन्म दे देता है। नए प्लांट को जन्म दे देता है। तो जो लीफ होती है ब्रायोफिल्लम की, इसमें केवल टिनी छोटा सा पौधा बनता है, टिनी प्लांट बनता है, जिसमें कुछ पत्तियां होती हैं और थोड़ी सी एडवेंटिस रूट होती है, बस छोटा सा प्लांट बनता है। और ये इससे डिटैच हो जाता है मेन लीफ से, ये जो टिनी प्लांट है डिटैच हो जाता है और सॉइल में जाकर ये जर्मिनेट कर जाता है, सॉइल में जाकर ये नए पौधे को बनाना शुरू कर देता है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब 8वां क्वेश्चन और देख लीजिए। डिफाइन जुवेनाइल रिप्रोडक्शन फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट फेज। तो इन फेज को और डिफाइन करना है। देखिए इनमें क्या लिखा हुआ है, तो जुवेनाइल फेज में क्या लिखा हुआ है कि जुवेनाइल फेज जो होती है वो इट इज़ द पीरियड ऑफ द ग्रोथ। किसके बीच की पीरियड होता है, ग्रोथ इन द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आफ्टर इट्स बर्थ एंड बिफोर इट्स रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो मतलब क्या है कि जो ग्रोथ वाला जो बर्थ वाली टाइम है, बर्थ वाले टाइम से लेकर वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंचने के बीच का जो समय है उसे हम कहते हैं जुवेनाइल फेज कहते हैं उसे हम। रिप्रोडक्टिव फेज किसे कहते हैं, इट इज़ द पीरियड व्हेन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली। सही है, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए सक्षम हो जाता है, उस तब हम कहते हैं कि कहा ये समय होता है। इट इन दिस फेज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेचर एंड प्रोड्यूस गैमीट। इसमें जब रिप्रोडक्शन की लिए सक्षम हो जाएगा तो क्या होगा कि इंडिविजुअल गैमीट का निर्माण करेगा, प्रोड्यूस करेगा, देन कैन बी फर्टिलाइज्ड फ्रॉम द जाइगोट, और उसके उनकी फर्टिलाइजेशन से फिर जाइगोट का निर्माण होगा। ये कहलाता है रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है। सेंसेंट फेज होता है, इट इज़ द पीरियड व्हेन द ऑर्गेनिज्म ग्रो ओल्ड। जब कोई ऑर्गेनिज्म बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, लॉस द एबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूस, अपनी रिप्रोड्यूस करने की क्षमता को खो देता है, उसकी रिप्रोड्यूस करने की क्षमता खत्म हो जाती है, या रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तब द एजिंग ऑफ द टिश्यू और ऑर्गेनिज्म स्टार्ट टू टेक प्लेस लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ द बॉडी। तब क्या होता है, बुढ़ापा आने लगता है, और बुढ़ापा आने से क्या होता है कि धीरे धीरे उसके जो सेल हैं वो कैसे हो जाते हैं, और सेल्स में क्या होने लगता है, बॉडी में डिटोरिएशन होने लगते हैं, ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब जो नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ते हैं केवल। और आज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें, शेयर कर लें, और लाइक कर लें, शेयर कर लें।
ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों के साथ शेयर कर लें, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। आज जो हमने पढ़ा, इस समय जो पढ़ा रहे हैं चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में के क्वेश्चंस कराएं आपको एनसीईआरटी के। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।